वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें हम फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे। इसके 3 डिफरेंट केसेस है, मैंने डायग्राम बनाई है, इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बच्चे मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स असल में कहते हैं फ्लो को, यानी कि लेट्स सपोज कोई शीट है या कोई भी जगह है, उस जगह से जितनी लाइनें गुजरी हैं, मसलन देखिए लेट्स सपोज ये शीट पड़ी है, यहाँ से मैं कहता हूँ 3 लाइनें गुजर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये फ्लक्स 3 आएगा। जैसे मैंने ये शीट बनाई है सामने, ये प्लेन शीट है ब्लैक वाली, इसमें से टोटल 4 लाइनें गुजर रही हैं, तो इसका फ्लक्स भी कितना होगा, 4 होगा। अगर यहां से देखा जाए तो इसमें से कोई लाइन नहीं पास कर इस शीट में से, तो इसका फ्लक्स 0 आएगा। इस चीज को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है बाय फॉर्मुलेशन, और इसी चीज को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। और एरिया होना चाहिए परपेंडिकुलर। जैसे देखिएगा, ये जो शीट है ना, ये पड़ी है परपेंडिकुलर शीट और ये पड़ी है पैरेलल शीट। तो जब परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो आप लोगों ने हमेशा परपेंडिकुलर एरिया वाली ही लाइनों को डिस्कस करना है। पैरेलल रखी गई शीट, इसमें कोई चीज परपेंडिकुलर नहीं, तो इसका फ्लक्स 0 आएगा। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। पहले डिफाइन में पढ़ देता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। और एरिया कैसे रखा गया, नॉर्मली। वो कहते हैं यानी कि इसका एंगल जो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नॉर्मली वाले का हमने कैलकुलेट करना है, यानी 90 वाले का। उसके बाद है ये डॉट प्रोडक्ट भी होता है। किस किस का डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का, यानी फाई का फार्मूला हमारे पास आता है E डॉट A के बराबर। अगर डॉट खत्म करेंगे तो ये E A cos थीटा हमारे पास बन जाएगा। अब ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ शीट प्लेन एरिया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई पे डिपेंड करता है, दूसरा एरिया पे डिपेंड करता है, थर्ड ये है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो ये जो थीटा है ना, ये एरिया वेक्टर का एंगल होता है, एरिया का एंगल नहीं होता। ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी आती है। इसका यूनिट अगर आप निकालेंगे तो ई का यूनिट आता है N/C और एरिया का आता है मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसका यूनिट निकाल लेंगे तो न्यूटन पर कूलम, और साथ एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। अब स्टूडेंट, ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, लेकिन लाइनों को हम खुद तो नहीं देख सकते या हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते। उसको हम टर्म डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, वो डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। अब ये केस 1 है, ये है मैक्सिमम फ्लक्स। मसलन देखिएगा, शीट ऐसे पड़ी है और सारी की सारी लाइनें पास इसमें से कर देंगे। अब ये जो एरिया है ना, ये परपेंडिकुलर रखा गया। यहाँ अगर आप फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स का फार्मूला वही जो हमने यहाँ पे यूज किया, फाई इज इक्वल टू, ये बनेगा मेरे पास E A cos थीटा। इस केस में अगर देखा जाए तो बच्चे शीट परपेंडिकुलर, यानी ये जो ब्लैक वाली है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरे पास पूरी की पूरी शीट है। शीट इज हेल्ड परपेंडिकुलर या एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर। इस केस में शीट ऐसे पड़ी है और ये सारी लाइनें ही इसमें से पास कर रही हैं, तो इसका फ्लक्स हमारे पास निकालना है। अब यहाँ एरिया परपेंडिकुलर है, लेकिन मेरे पास कभी भी मुझे एंगल एरिया का नहीं चाहिए। मैंने बताया एरिया वेक्टर, अगर शीट ऐसे है, इसके ऊपर आप ये वेक्टर ड्रा किया है, ये नॉर्मल टू द शीट है, ये एरिया है जो हाथ है, या इसके आप कहते हैं प्लेन है, शीट है। ये जो मेरे पास बोर्ड मार्कर है, ये है एरिया वेक्टर। इस केस में मुझे जो एंगल थीटा चाहिए ना, वो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों के दरमियान में, और एरिया वेक्टर के दरमियान में चाहिए। तो यहाँ शीट परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर एरिया पैरेलल है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि परपेंडिकुलर की वजह से एंगल 90 नहीं पुट कर देना, देखना कि एरिया वेक्टर क्या है। तो यहाँ पे जो थीटा मेरे पास आएगा वो आएगा 90 डिग्री नहीं आएगा, कितने का आएगा, 0 डिग्री का आएगा। थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ अगर फाई पुट करेंगे तो बच्चे फाई आएगा E A cos 0, और cos 0 की वैल्यू आती है 1। तो फ्लक्स का फार्मूला आता है E A, और cos 0 1 आएगा, तो फ्लक्स बराबर आएगा E इंटू A के बराबर आ जाएगा। अब इस केस में जो शीट है ना, वो हेल्ड परपेंडिकुलर है, तो ये असल में एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, इसको आप लोग कहते हैं ये है मैक्सिमम फ्लक्स। कब, जब आपने शीट को कैसे रखा हुआ, परपेंडिकुलर रखा हुआ। अब एक दूसरा केस है मिनिमम फ्लक्स, सेम वही केस, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन शीट हमने ऐसे की बजाय ऐसे रख दी है।
इस केस में अगर शीट ऐसे पड़ी है तो वेक्टर एरिया इस तरह से आएगा। इस केस में जो है ना वो एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एरिया पैरेलल है तो वेक्टर एरिया तो मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां जब हम फ्लक्स निकाल लेंगे तो फ्लक्स सेम उसी प्रोसेस से निकालना है। फाई विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह हम यहाँ पे 90 पुट करेंगे। ये बात बड़ी अहम है कि पैरेलल का मतलब जीरो नहीं है, क्योंकि हमें एरिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए एरिया वेक्टर। इस केस में जो थीटा है ना वो मेरे पास आएगा 90 डिग्री का। ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ cos 90 पुट करेंगे तो वैल्यू आती है 0। तो फ्लक्स का फार्मूला मेरे पास आता है ई ए इंटू 0, तो फ्लक्स मेरे पास बना 0 के बराबर, या इसको आप लोग कहते हैं ये मेरे पास है मिनिमम फ्लक्स आज। तो यहां तक हमने दो केस डिस्कस कर लिए कि फ्लक्स में भी मैक्सिमम, फ्लक्स में भी मिनिमम, डिपेंड के शीट परपेंडिकुलर पड़ी है कि पैरेलल। यहां से एक पॉइंट हमें सीखने को मिला कि फ्लक्स सिर्फ उस केस में आएगा जिसमें परपेंडिकुलर आएगी शीट। अगर शीट पैरेलल निकल जाए तो उसका वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होता है, फ्लक्स 0 हो जाता है। तो हमें जब भी फ्लक्स निकालना है हमें परपेंडिकुलर या नॉर्मल एरिया को देखना है या नॉर्मल शीट को देखना, और यही बात हमने यहाँ पे भी लिखी थी। अब ये थर्ड केस है, शीट ऐसे पड़ी हुई है, पहले ऐसे थी परपेंडिकुलर, फिर ऐसे थी पैरेलल। इस केस में फ्लक्स आया 0, इसमें आया मैक्सिमम। अब शीट पड़ी है ऐसे किसी एंगल थीटा पे। तो यहाँ पहले मैं शीट को लेबल कर देता हूँ। ये जो मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूँ ये शीट है, ये मेरे पास शीट पड़ी हुई, सारी की सारी शीट आ रही, देखिएगा। और ये इसके ऊपर वेक्टर एरिया आ रहा है। रेड कलर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, यानी ऐसे करके शीट पड़ी और वेक्टर एरिया ऐसे पड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हैं। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में और जो है मेरे पास एरिया वेक्टर में यहाँ पे जो एंगल आएगा ये थीटा का आएगा, ये थीटा का। अब इस केस में जब शीट इंक्लाइन पड़ी है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स वाला एक वाई वाला। ये जो कंपोनेंट है ना ये हमारे पास है एक्स एक्सिस वाला और ये है वाई वाला, या आप ये कह दें कि यहाँ थीटा बन रहा है तो इधर भी मेरे पास क्या आएगा, थीटा आएगा। एक चीज बड़ी अहम समझनी है, ये एक्स के अलोंग है, इसका मतलब कॉज नहीं है, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है वो थीटा ये वाला है, एक्स वाला एंगल नहीं। अब देखा जाए तो इस यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे भी थीटा। अब ये एरिया मेरे पास ए है, पूरी शीट का एरिया कितना है ए, और ये वेक्टर एरिया ए। अब इस शीट के दो कंपोनेंट निकालने हैं, ऐसे करके शीट पड़ी हुई है। इसका एक कंपोनेंट ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा। अब ये जो कंपोनेंट है ना ये वाला, ये थीटा के सामने है तो इसे कहते हैं ए साइन थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ये थीटा के साथ, इसका नाम होता है ए कॉस थीटा। तो मेरे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट आए, एक आया ए साइन थीटा, एक आया ए कॉस थीटा। अब देखा जाए तो एरिया को मैंने डिवाइड किया दो जगह पे, एक ए कॉस थीटा में, एक ए साइन थीटा में। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ना ये परपेंडिकुलर थी ना ये पैरेलल थी, बल्कि इसका एंगल कितना बन रहा था, थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए। तो यहां तक बात मेरा ख्याल आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं इससे आगे, केस 2 की तरफ आते हैं। अगर कोई शीट पैरेलल पड़ी है तो उसका डायरेक्ट फ्लक्स ही 0 हो जाए, क्योंकि उसमें से लाइनें पास नहीं करेंगी। अगर वो परपेंडिकुलर पड़ी है तो जितना फील्ड की स्ट्रेंथ है वो और जितना उसका एरिया है परपेंडिकुलर उसको मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे जो ए साइन थीटा ये पैरेलल टू ई है, अगर देखा जाए इसका फ्लक्स निकालना है फाई 1, तो इस केस को अगर देखा जाए तो पैरेलल है, इसमें से कोई लाइन ही नहीं पास करेगी तो ये 0 है, और इसका एरिया कितना है ए साइन थीटा। तो इसका फ्लक्स आ जाएगा फाई 1 इसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी लाइन पास नहीं कर रही। दूसरा मेरे पास है ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा जो है ना ये मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट परपेंडिकुलर। देखिए ए कॉस थीटा इज द परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे पैरेलल की बजाय वर्ड कौन सा आएगा, परपेंडिकुलर। अब अगर देखा जाए तो ए कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, तो ये तो केसीए वाला बन गया। इस केस में क्या आता है कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा, तो यहाँ फ्लक्स आएगा फाई 2।
और फाई टू का फार्मूला मेरे पास स्टूडेंट आएगा ई जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाई बाय द एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, तो आएगा ई ए कॉस थीटा। तो यहां तक मेरे पास दो फ्लक्स है फाई वन और फाई टू। अगर देखा जाए तो फाई वन तो जीरो है, फाई टू आ रहा है ई ए कॉस थीटा। यहां टोटल फ्लक्स पुट करेंगे फाई वन जीरो और फाई टू आएगा ई ए कॉस थीटा, तो दोनों को ऐड करें तो आंसर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये मेरे पास आता है फ्लक्स और इसको आप लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये था फ्लक्स के मेरे पास अगर कोई प्लेन पड़ा हुआ है और वो परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल में नहीं है, फिर हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला बनेगा ई ए कॉस थीटा या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये मेरे पास टोटल था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन या शीट। तो ये पॉइंट मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने याद रखना है, ये फार्मूला अगर आप ऐसे लगाएंगे तो ये डायरेक्ट आपके पास एप्लीकेबल होगा प्लेन के लिए या शीट के लिए। तो ये मेरे पास फ्लक्स का फार्मूला आप लोगों ने तब लगाना है जब आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू अ प्लेन या थ्रू अ शीट। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था। अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, इसको अच्छे से राइट डाउन कीजिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, इन चीज़ों को हाईलाइट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल FS सरदार।